I welcome you everyone who are joining today for the our session, which is main topic is thalassemia. So today we will learn about thalassemia, and I welcome Dr. Shruti Kakkad, who will lead us to teach this. So welcome you, ma'am. Please take your Good time. afternoon, everyone. Am I audible? Yes, ma'am. Hello. Okay, thank you. And I hope my slides are visible. So these are slides only to make sure that I'm whatever I'm saying is shown to you in a pictorial way and it's easier to understand. So first of all, thank you all of you. Thank you everyone for joining and being there to listen to what we have to say in our खून की बात meetings. So why हमने आज ये थैलेसीमिया टॉपिक क्यों चूज किया है? थैलेसीमिया टॉपिक चूज करने का हमारा पर्पस ये था कि थैलेसीमिया एक इनहेरिटेड ब्लड डिसऑर्डर है जिसको हम प्रिवेंट कर सकते हैं, जिसको होने से हम रोक सकते हैं। इसीलिए ज़रूरी है कि हमें इस थैलेसीमिया के बारे में जानकारी हो, अवेयरनेस हो, ताकि हम अपने घर में और अपने परिवार में थैलेसीमिया की बीमारी को आगे होने से रोक सकें। सो इस चीज़ को समझने के लिए हम शुरू से शुरुआत करेंगे कि हमारे ब्लड में तीन तरीके के सेल हैं, जैसे रेड सेल, वाइट सेल और प्लेटलेट्स। रेड सेल्स का काम होता है हीमोग्लोबिन, जिसमें है कि ऑक्सीजन को शरीर के एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक लेके जाना। वाइट सेल्स हमें इन्फेक्शन से लड़ने में हेल्प करते हैं और प्लेटलेट्स हमें हमें ब्लीडिंग से बचाते हैं। अब ये तीनों के तीनों सेल्स हमारे बोन मैरो के अंदर बनते हैं। हम आज फोकस करेंगे रेड सेल्स पे, क्योंकि थैलेसीमिया जो प्रॉब्लम है वो रेड सेल से रिलेटेड है। ये जो बीमारी है उसका जो रिलेशन है वो रेड सेल से है। अब रेड सेल जो हमारा बॉडी का है वो रेड इसलिए है क्योंकि उसके अंदर ये एक मॉलिक्यूल और एक ये चीज़ है जिसको हम हीमोग्लोबिन कहते हैं। और यही हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को बाइंड करके शरीर के हर कोने तक ले जाता है। हमारी बोन मैरो रोज हजारों करोड़ों रेड सेल बनाती है और एक बार जो ये रेड सेल बनते हैं ये हमारे शरीर में तकरीबन 3 से 4 महीने रहते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि रेड सेल्स हमारे लिए इम्पोर्टेंट इसलिए है कि बिना रेड सेल्स के हमारे ब्रेन, हार्ट, लंग्स, जितने भी इम्पोर्टेंट ऑर्गन्स हैं उनको ऑक्सीजन ही नहीं मिल पाएगी। ये ऑक्सीजन मिलती है, इसी एनर्जी से हम सब अपना सारा काम करते हैं, बच्चे खेलते कूदते हैं। और जब ये ऑक्सीजन की कमी शरीर में होती है उस करके बच्चों को थकावट और वो सफ़ेद दिखना शुरू हो जाते हैं और उतने एक्टिव नहीं रहते जितने नॉर्मली होने चाहिए। अब हीमोग्लोबिन का जो मॉलिक्यूल है उसमें दो तरीके के पार्ट्स हैं। एक हीम हीम बेसिकली ये रेड वाला चेन है, रिंग है जिसके अंदर आयरन मॉलिक्यूल है। ये हीम का काम है ऑक्सीजन को बाइंड करना और शरीर के हर कोने तक ले जाना। पर उस हीम को एक स्टेबल कंडीशन में रखने के लिए और प्रोटेक्टेड कंडीशन में रखने के लिए हमें ये चेन्स चाहिए, जो कि हैं ये अल्फा और बीटा चेन्स। सो आपको यहाँ पे ये चेन्स दिख रही होंगी, सफ़ेद और येलो कलर की जो चेन्स हैं ये अल्फा और बीटा चेन्स हैं। और ये चारों प्रोटीन्स हमारे हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल को एक स्टेबल कंडीशन में रखते हैं, जिससे उनका जो लाइफ स्पैन है, रेड सेल का जो लाइफ स्पैन है वो तकरीबन 90 से 120 दिन रह पाता है। अगर हम एक नॉर्मल इंसान की बात करें, एक हेल्दी पर्सन की बात करें जिसमें दोनों बीटा जीन ठीक से काम कर रहे हैं, दोनों ग्रीन है, उसमें अल्फा और बीटा जीन्स की जो मात्रा है, जो कॉम्पोजिशन है वो बराबर रहता है और उनका जो हीमोग्लोबिन होता है वो नॉर्मल रहता है एंड एडल्ट हीमोग्लोबिन की उस बॉडी में प्रेजेंस रहती है। पर अगर किसी पर्सन में एक बीटा जीन ठीक से काम कर रहा हो और एक बीटा जीन ठीक से ना काम कर रहा हो, फॉल्टी हो, तो उनमें बीटा चेन की कमी हो जाती है। और बीटा चेन की कमी की वजह से उनका जो हीमोग्लोबिन होता है वो थोड़ा कम होता है, माइल्डली लो होता है। और एक अलग किस्म का हीमोग्लोबिन बॉडी में बनता है ये बीटा को रिप्लेस करने के लिए, जिसको हम HbA2 कहते हैं। इस HbA2 की लेवल को, मात्रा को हम ब्लड में चेक कर सकते हैं कि टोटल HbA2 की कितनी मात्रा है, और उससे हमें पता चल सकता है कि जो हमारा स्टेटस है, हम नॉर्मल हैं या हमें बीटा थैलेसीमिया ट्रेट या हम बीटा थैलेसीमिया के कैरियर हैं। जो मेजर पैदा होंगे बच्चे, उनमें ये दोनों ही बीटा चेन काम नहीं करेंगे, इसीलिए उनमें एडल्ट हीमोग्लोबिन या फिर जो HbA है वो बिल्कुल भी नहीं बनेगा। और जो
फीटल लाइफ में जब बच्चा माँ के पेट में होता है उस टाइप का हीमोग्लोबिन रहता है। और वो हीमोग्लोबिन की खासियत ये होती है कि वो ऑक्सीजन छोड़ता नहीं है, तो इन बच्चों में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, जिस करके उनकी ग्रोथ पे और उनके बढ़ने पे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। अब आज हम इस बारे में क्यों बात कर रहे हैं, क्योंकि हमें ये जानना ज़रूरी है कि हमारा स्टेटस, हम नॉर्मल हैं या थैलेसीमिया माइनर है। अगर हम थैलेसीमिया माइनर हैं या हमारे फैमिली में हमारे रिलेटिव्स फ्रेंड्स जो है वो थैलेसीमिया माइनर हैं, तो उनको पर से कोई खतरा नहीं है, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, अगर दो थैलेसीमिया माइनर्स की शादी हो तो उनमें 25% रिस्क होता है, 25% बच्चे, यानी कि हर प्रेगनेंसी में ये चीज़ समझनी ज़रूरी है, हर प्रेगनेंसी में 25% रिस्क होता है कि उनके बच्चे को थैलेसीमिया मेजर हो। और इन बच्चों को फिर लाइफ लॉन्ग, सारी ज़िंदगी ब्लड चढ़ाने की और दवाइयों की ज़रूरत पड़ती है, जिससे कि उनका आयरन कंट्रोल में रहे। सो एक बच्चा जो थैलेसीमिया मेजर के साथ में पैदा होगा, आपको ये समझना है कि उसको हर 15 से 20 दिन में हॉस्पिटल में जाके ब्लड लगवाना पड़ेगा, क्योंकि उनका खुद का ब्लड बहुत नहीं है उनकी ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए। और जब हम ये ब्लड देते हैं तो शरीर में आयरन की मात्रा बढ़ जाती है, जिस करके उन्हें लाइफ लॉन्ग साथ साथ दवाइयाँ देनी पड़ती हैं। और अगर ये दवाइयाँ ठीक से ना लें तो बहुत सारे ऑर्गन्स जैसे लिवर, किडनी, हार्ट और बाकी सारे ऑर्गन्स पे फर्क पड़ सकता है, जिससे बच्चे की ओवरऑल ग्रोथ पे भी असर पड़ेगा। अगर बच्चे रेगुलर ब्लड लेते रहें, ठीक से दवाई खाते रहें, तो वो एक नॉर्मल लाइफ जी सकते हैं, विद दिस कंडीशन कि उनको हर टाइम एचबी इम्प्रूव करने के लिए ब्लड चढ़ाना पड़ेगा। पर थैलेसीमिया माइनर और थैलेसीमिया ट्रेट का यूजुअली कोई सिम्टम नहीं होता। आप हमें से जो भी चलते फिरते लोग हैं, हमें से कोई भी थैलेसीमिया माइनर हो सकता है हम जिंदगी में कभी बीमार भी ना पड़े हों। ये भी जरूर ये नहीं है कि जिनको थैलेसीमिया माइनर है उनका एचबी कम हो। कुछ पेशेंट्स में थोड़ा सा अनीमिया या एचबी थोड़ा बॉर्डर लाइन हो सकता है, और वो नॉर्मल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट रहेगी उन पेशेंट्स की या उन लोगों की जिनको थैलेसीमिया माइनर है। अगर हम ये देखें कि ज़्यादातर लोग जिनसे हम मिलते हैं कि आप एक टेस्ट करा लीजिए ताकि पता चले, तो उनका ज़्यादातर रिएक्शन ये होता है कि हमें तो कभी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, क्योंकि हम ये टेस्ट क्यों कराने की ज़रूरत है। तो इसके लिए मैं हमेशा ये चीज़ कहती हूँ कि भगवान ने शायद पांचों उंगलियां भी बराबर नहीं बनाई, राइट। सो हमारे रेड सेल्स का साइज अलग अलग बनाया है, तो और अगर आपके रेड सेल का साइज छोटा है तो पॉसिबिलिटी है कि आपको थैलेसीमिया माइनर हो। ये टेस्ट आप अपने लिए नहीं, अपने फ्यूचर के लिए करा रहे हैं, अपने होने वाले नेक्स्ट जनरेशन के लिए, बच्चों के लिए करा रहे हैं, ताकि उनमें थैलेसीमिया मेजर ना हो। अगर हम इंडिया में देखें तो तकरीबन 60 से 70 हज़ार पेशेंट्स हैं थैलेसीमिया मेजर के, जो सारी जिंदगी ब्लड पे निर्भर हैं। और इसके बावजूद ना जानकारी होने के कारण तकरीबन 9 से 10 हज़ार नए बच्चे हर साल आज भी पैदा हो रहे हैं और इस लिस्ट में ऐड होते जा रहे हैं। अगर हम कैरियर्स की बात करें तो हमारे देश में 30 मिलियन कैरियर्स हैं थैलेसीमिया माइनर के, जिसमें पंजाबीज और सिंधीज बहुत ज़्यादा कॉमन है। जो इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च है, उनकी सीएमसी लुधियाना में स्टडी हुई थी और उसमें ये पाया गया था कि पंजाबीज में 4% लोग, यानी कि हर 10 में से अगर हम बात करें, अगर हर 100 में से बात करें तो 4 लोग हैं जो कि थैलेसीमिया माइनर से पीड़ित हैं, और इनको आगे चल के इनके फैमिली में और इनके फ्यूचर में बच्चों में थैलेसीमिया मेजर होने के चांसेस रहेंगे। अब हम थैलेसीमिया को होने से कैसे रोक सकते हैं? पहली चीज़ है जानकारी। अगर आपको पता रहेगा कि आपको थैलेसीमिया माइनर है, तो आप शादी से पहले आप होने वाले स्पाउस का चेकअप करा सकते हैं, होने वाले हस्बैंड वाइफ का चेकअप करा सकते हैं कि क्या उनको भी थैलेसीमिया माइनर तो नहीं है। अगर उनका हीमोग्लोबिन नॉर्मल है, उनका HbA2 नॉर्मल है, तो आगे कोई चिंता की परेशानी की बात नहीं है। पर अगर बाय चांस आप और आपके स्पाउस और आपके जो पार्टनर हैं वो भी थैलेसीमिया माइनर है, फिर आपको एक जेनेटिक काउंसलिंग की ज़रूरत है। और उस टाइम पे हमें एक ड्यूरिंग प्रेगनेंसी टेस्ट करना पड़ता है, जिससे ये पता चलता है कि जो बच्चा पेट में है उसको थैलेसीमिया मेजर तो नहीं है। पर ये सब तभी पॉसिबल है अगर हम थैलेसीमिया की बात हर स्टेज पर करें, हर इंसान से करें और हर इंसान अपना टेस्ट कराए।
टेस्ट के लिए हम ओवरऑल कॉलेजेस में, स्कूल्स में टेस्ट कर सकते हैं, बट शायद ये बच्चे जब बड़े होंगे तो उनको शायद ये बात याद भी नहीं रहेगी कि उनका स्कूल में टेस्ट हुआ था। इसलिए ज़रूरी है कि हम एक टारगेट स्क्रीनिंग करें। टारगेट स्क्रीनिंग मतलब कि जब प्रेग्नेंट वुमेन हमारे पास आती हैं तो हम उन सारे प्रेग्नेंट वुमेन का टेस्ट करें, प्रेग्नेंट लेडीज़ का टेस्ट करें, ताकि अगर वो पॉजिटिव हैं तो उनके हस्बैंड का टेस्ट किया जा सकता है। या फिर अगर आपको पता है आपकी फैमिली में कोई थैलेसीमिया मेजर या थैलेसीमिया माइनर है तो आपके पॉजिटिव होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसीलिए ज़रूरी है कि आप अपना थैलेसीमिया मेजर का, थैलेसीमिया माइनर का टेस्ट कराएं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर हमें पता चलता है कि हस्बैंड वाइफ दोनों को थैलेसीमिया माइनर है, तो जब बच्चा पेट में है तकरीबन 8 से 11 हफ्ते के आसपास एक नीडल से उस बच्चे का थोड़ा सा सैंपल लेके चेक किया जा सकता है कि उनको बच्चे को थैलेसीमिया मेजर तो नहीं है। और अगर बाय चांस बच्चे को थैलेसीमिया मेजर है तो वो प्रेगनेंसी वहाँ रोकी जा सकती है, टर्मिनेट करी जा सकती है, ताकि एक ऐसे बच्चे का जन्म ना हो। बट अभी फिलहाल ऐसा कोई टेस्ट नहीं है या ऐसी कोई दवाई नहीं है जिसको हम प्रेगनेंसी से पहले देकर बच्चे को थैलेसीमिया मेजर होने से बचा सके। एक नई टेक्निक जो इजाद हो रही है जिसको हम कहते हैं प्री इम्प्लांटेशन जेनेटिक टेस्टिंग, ये एक आईवीएफ का फॉर्म है, जिसमें अगर पेरेंट्स को कई बार वो नेचुरली ट्राई कर चुके हैं फिर भी बच्चे को थैलेसीमिया मेजर हो रहा है, तो आईवीएफ के जरिए खूब एग्स और स्पर्म्स को फ्यूज करके जो एम्ब्रियो बनता है उसका हम टेस्ट कर सकते हैं। और जो एम्ब्रियो थैलेसीमिया ना हो से पीड़ित, थैलेसीमिया से पीड़ित ना हो, वो एम्ब्रियो माँ में इम्प्लांट करके उस बेबी को जन्म दिया जा सकता है, ताकि माँ को बार बार एक एबॉर्शन से और एक टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी के से ना गुजरना पड़े। ये बात हम इसलिए आज कर रहे हैं कि हमारे फैमिली में और हमारे शहर में, हमारे कॉलोनी में कोई और बच्चा ना पैदा हो थैलेसीमिया मेजर से। और ये हमारा सबसे बड़ा डेडिकेशन रहेगा उन पेशेंट्स के लिए जो खुद थैलेसीमिया से जूझ रहे हैं। सो आज के लिए इतनी ही बात। और अब अगर आपके कोई भी सवाल है, कोई क्वेश्चंस हैं जिनका मैं जवाब दे सकती हूँ, आई बी मोर देन हैप्पी टू टेक दोज क्वेश्चंस। ठीक है, सो आप सबने जूम पे ज्वाइन, यस गुड, बताइए प्लीज। मैम मेरा बेटा 15 ईयर्स का है अभी, थैलेसीमिया लीजिए। तो मैं आपके पास बीएमसी में करवा रहा था पहले। तो ओके। उसकी अभी जैसे बोन मैरो के लिए हम यूजुअली बात करते हैं, तो जैसे मुझे दात्री में 9 मैचेस मिल रहे हैं, 9 बाय 10। तो क्या राइट। सक्सेसफुल हो सकता है इस एज में आके गिविंग ऑफ के थ्रू जाऊं? सो आइडियली बोन मैरो ट्रांसप्लांट यंग से यंग एज में होना चाहिए, और ये चीज़ पाई गई है कि अगर 14 साल के बाद बोन मैरो ट्रांसप्लांट किया जाए तो रिस्क ज़्यादा होता है, बच्चे की लाइफ को रिस्क ज़्यादा है। पर ये चीज़ इस बात पे भी डिपेंड करेगी कि बच्चे का फेरिटिन कितना है, उनका लिवर में कोई सिकुड़न या फाइब्रोसिस जिसे हम कहते हैं वो तो नहीं है। तो इन चीज़ों को इंडिविजुअलाइज किया जा सकता है, बट ओवरऑल जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है बोन मैरो ट्रांसप्लांट का जो रिस्क है वो बढ़ता जाता है। और जैसे कि हम सब जानते हैं कि आपको पता है कुछ नई दवाइयां हैं, जैसे लुस्पार्टासेप्ट है, मिटापैट है, कुछ नई दवाइयां हैं जिनका इजाद आज की वर्ल्ड में हो गया है। कुछ दवाइयां इंटरनेशनली अवेलेबल हैं, फिलहाल इंडिया में भी हैं लेकिन एक्सपेंसिव हैं। तो इसीलिए हमें थोड़ा सा पेशेंस रखना है कि आने वाले टाइम में ये दवाइयाँ इंडिया में भी आ जाएंगी और शायद अफोर्डेबल भी होंगी, तो हम अपने बच्चों को उन दवाइयों पे जो सेफ हैं, टेस्टेड हैं, शुरू कर सकते हैं, ताकि वो ट्रांसफ्यूजन पे डिपेंडेंट ना रहे। तो थैंक यू मैम। सो अब क्योंकि आप लोगों के पास सवाल नहीं है, मैं ही पूछ लेती हूँ। आप में से जिन सबको पता है कि वो थैलेसीमिया माइनर हैं, वो प्लीज, आपको जूम पे एक हैंड रेज का सिंबल रहेगा। अगर नहीं तो प्लीज अपना कैमरा ऑन करके हैंड रेज करिए कि आप सबको पता है कि आप में से कौन कौन थैलेसीमिया माइनर है। यस, सो वी हैव वन कपल हु नोज थैलेसीमिया, कि वो थैलेसीमिया माइनर है। यस।
हमारे में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनकी अभी फैमिलीज कंप्लीट नहीं है, शादी नहीं हुई है और उनको ये बात नहीं पता है, उन्होंने अपना टेस्ट नहीं करवाया है। आज अगर आप मुझे सुन रहे हैं तो आप सबसे मेरी बस यही रिक्वेस्ट रहेगी कि प्लीज़ जाके अपना एक छोटा सा टेस्ट कराइए कि आप थैलेसीमिया माइनर तो नहीं है, ताकि आपको फ्यूचर में प्रॉब्लम ना आए, आपके बच्चों को आगे चल के प्रॉब्लम ना फेस करनी पड़े। मैम मेरा एक सवाल है, ये हाँ जी, थैलेसीमिया बताइए। का जो इलाज है वो ट्रांसफ्यूजन की बजाय कोई दवाई से ठीक हो सकता है, या दवाई कंटिन्यू लाइफ टाइम खानी पड़ती है, ऐसा कुछ है? राजकुमार जी, मेन इशू जो है थैलेसीमिया का अभी तक जो एक बहुत ट्राइड एंड टेस्टेड इलाज है ना, वो ये है कि आप ब्लड चढ़ाइए और ब्लड चढ़ाने के साथ में जो दवाइयां हैं जो आयरन कम करती हैं, जिनको हम आयरन किलेशन कहते हैं, उनको हम साथ के साथ देते रहे। ये स्टैंडर्ड है। और इस ट्रीटमेंट से अगर हम बाहर के देशों में बात करें तो 70-80 साल की जिंदगी थैलेसीमिया पेशेंट्स बिता रहे हैं। इवन इंडिया में आज की डेट में पेशेंट्स आर रीचिंग मोर देन 50 ईयर्स ऑफ एज। अब बात आती है दवाइयों की, तो हाँ, कुछ ऐसी दवाइयां हैं जैसे कि मैंने अभी नाम लिया कि कुछ इंजेक्शन है लुस्पाटासेप्ट के नाम से। एक नई दवाई अभी पिछले साल ही एफडीए ने अप्रूव करी है जिसका नाम है मिटाबिपैट, जो कि थैलेसीमिया में ब्लड का रिक्वायरमेंट कम कर देती है। एक तीसरी दवाई है जो हमारे हिंदुस्तान में बहुत ज़्यादा यूज़ होती है, जिसको हम थैलिडोमाइड कहते हैं। बट उसकी सेफ्टी पे कि वो इतने लंबे टाइम के लिए बच्चों को, पेशेंट्स को देनी चाहिए, उस पर अभी काफ़ी सवाल खड़े हुए हैं, क्योंकि कुछ पेशेंट्स को थैलिडोमाइड के बाद में ब्लड कैंसर की तकलीफ आई है ऑल ऑल ओवर इंडिया, राइट। ये 3 ऑप्शंस हमारे पास हैं। लुस्पाटासेप्ट और मिटाबिपैट बहुत बड़े ट्रायल्स में अप्रूव हुई हैं, सेफ पाई गई हैं। बट अभी हिंदुस्तान में अवेलेबिलिटी का इशू है। जो दवाई अवेलेबल है उसका कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, हर महीने का खर्चा तकरीबन 75,000 से 1 लाख के बीच में, जो कि हम में से ज़्यादा तो लोग अभी नहीं अफोर्ड कर सकते। इसीलिए हमें थोड़े से पेशेंट्स से फिलहाल अपने बच्चों को रेगुलर ब्लड लगाना है, रेगुलर दवाई देनी है, और साथ में वेट करना है कि ये दवाइयाँ इंडिया में जेनरिक्स के फॉर्म में अवेलेबल हो जाएं और हमारे ज़्यादा से ज़्यादा पेशेंट्स इसको ले सकें। अ, मैम मेरा एक डाउट था यस कि दीपक। अ, कौन सा टेस्ट करवाना होता है पता लगाने के लिए थैलेसीमिया मेजर या माइनर को? ठीक दीपक, जैसे कि मैंने आपको अपने चार्ट में समझाया था कि HbA2 जो है वो बढ़ जाता है, ठीक है, अगर किसी को थैलेसीमिया माइनर है तो एक हमने HbA2 का टेस्ट कराना है। और अगर हम टेस्ट को कहेंगे तो इसको हम हीमोग्लोबिन HPLC कहते हैं, जिसको मैं चैट बॉक्स में भी मेंशन कर देती हूँ, जिससे जिनको ये बात नहीं पता है वो अपना टेस्ट करा सकते हैं। ओके मैम, थैंक यू। सो आर यू मैरिड दीपक? No. So it is mandatory that you get this test done. Sure? ओके मैम, Promise? क्या मैम? Thank you. मैम एक और डाउट था, जो जिस इंजेक्शन के बारे में आप बता रहे थे अभी कि काफी महंगा है इंडिया में अभी, तो इंडिया में उसका वैसे कुछ बच्चों पे कुछ बच्चों ने यूज किया है और उसके कोई मतलब रिजल्ट क्या है, कुछ बता सकते हैं प्लीज? श्योर। इंजेक्शन का जो इंडिया में यूज हुआ है उसके रिजल्ट्स तकरीबन 30% पाए गए हैं, ठीक है। यानी कि अगर हम 100 बच्चों को देते हैं तो 30% पेशेंट्स में ब्लड की जो रिक्वायरमेंट है, ब्लड चढ़ना जो है वो कम हो जाता है, विच इज़ नॉट अ वेरी गुड रिजल्ट, कि आप महीने के लाख रुपए खर्च रहे हैं और एटलीस्ट 6 मंथ्स का हमें ट्रायल देना रहता है। हम दवाई लगातार देंगे, 6 महीने के अंदर हमें पता चलेगा कि बच्चे को रिस्पॉन्स आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। राइट नाउ हमारा थॉट प्रोसेस ये है कि आने वाले टाइम में हमें एक दवाई नहीं, जैसे कभी आपने देखा होगा जब आयरन बढ़ जाता है एक दवाई से कम नहीं होता तो हम कई दवाई मिक्स करके देते हैं, 2 दवाई या 3 दवाई मिक्स करके देते हैं, राइट। पॉसिबिलिटी है कि आने वाले टाइम में हम ऐसे दवाइयों का कॉम्बिनेशंस यूज कर सकें जिससे ब्लड की रिक्वायरमेंट जो है वो कम हो जाए।
सो अमित जी, मोरलेस लिस्पाटरसेप्ट का जो रिस्पॉन्स है वो तकरीबन 30% है आज की डेट। ओके ओके, थैंक यू मैम।